हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया की 58% वेल्थ यानी कि दौलत सिर्फ टॉप 1% लोगों के हाथ में है। एक और फैक्ट आपको बताता हूं, इंडिया में करोड़ों फैमिलीज रहती हैं और मान लीजिए इंडिया की टोटल जीडीपी 1,000 रुपए है। आपको बड़ी हैरानी होगी जान के इंडिया की 26% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 950 परिवारों के पास है। ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यह फैक्ट क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसी चीज को आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शन में बताया गया है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब क्लासेस में और बिना किसी डिले के आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ना ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ गार्बेज भरा हुआ है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही कम न्यूज आज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेज टू पेज हम ना करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उन इंपॉर्टेंट न्यूज को देखेंगे जो आज हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट दी गई हैं। मोस्टली 90% अब न्यूज ना आज सिर्फ और सिर्फ फार्म बिल के बारे में है। आज जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, वैसे तो तीन हैं, लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो रहने वाली है फार्म लॉज और टैक्स द रिच, जो मैंने अभी आपको फैक्ट बताया था ना उसके बारे में है। तो फार्म लॉज के बारे में जो इसका पॉलिटिकल एंगल है ना वो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक न्यूज हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एनजीओ है एक प्रथम जिसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है, टाइम फॉर द क्लाइमेट टैक्स, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे फार्म लॉज के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन है एक्चुअली और बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसको दिया हुआ है। हम लोग सारे के सारे पोर्शन को कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर काफी पॉलिटिकल एंगल भी दिए हुए हैं, तो हम उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। इस एक्सप्लेन्ड सेक्शन में हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं, देखिए, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि जो फार्म लॉ हम लोग रिपील करने वाले हैं। तो रिपील का दोस्तों क्या मतलब होता है, पहले हम ये जानेंगे। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट किसी भी कानून को रिपील कैसे कर सकती है, उसको रिपील करने की प्रोसेस क्या होती है, तीनों कानून कौन कौन से थे इसको रिपील किया गया है, उन कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसके बारे में भी देखेंगे। उसके अलावा रिपील करने से पहले, मतलब आज कल से पहले उनका स्टेटस क्या था, ये भी हम लोग यहां पे जानेंगे। उसके अलावा देखिए, ये तो फार्म बिल हो गया, दूसरे भी हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे कानून हैं जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो जब सरकार ने इसको रिपील कर दिया है तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी देखेंगे। और ये देखेंगे कि इंडिया का जो टोटल रूरल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इस एक्सप्लेन सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट को बिल्कुल भी डिस्कस ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उसको ही कवर किया जाए। देखिए, पहली बात ये जान लेते हैं रिपील का मतलब क्या होता है। रिपील का मतलब होता है किसी भी चीज को नलीफाई करना, उसको नल एंड वॉइड करना। मतलब अगर कोई कानून रिपील हो जाता है इसका मतलब वो कानून अभी और एग्जिस्ट नहीं करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। सरकार ये काम कर सकती है, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है जब किसी कानून को पास किया जाता है ना, उस कानून को जब पास किया जाता है उसी के अंदर एक प्रोविजन होता है कि ये कानून कब तक रहने वाला है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेते ही ये डिसाइड हो जाता है कि आप 3 साल का कोर्स वहां पे करने वाले हो। इसी तरह से कानून को भी किया जाता है, वहां पे होता है सनसेट क्लोज। सनसेट क्लोज का मतलब होता है कि एक लिमिट रख दी जाती है जिसके बाद वो कानून ऑटोमेटिकली ही नल एंड वॉइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है टाडा का, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987। ठीक है, जब यह कानून पास किया गया था इसके अंदर एक सनसेट क्लोज डाला गया था कि यह कानून अपने आप ही 1995 में नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ही रिपील हो गया। अब देखिए, गवर्नमेंट किसी भी कानून को कैसे रिपील कर सकती है। पहली बात, आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो कोई कानून बना सकते हैं पूरी कंट्री में। उसके अलावा यही सेम आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर देता है कि वो अपने स्टेट के अंदर जो उनके स्टेट लिस्ट में आते हैं, उनके अंडर में आते हैं, कानून बनाया जा सकता है। अब जब किसी कानून को रिपील करने की बात आती है तो क्या पूरे ही कानून को रिपील किया जाता है? ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि पूरे कानून को रिपील कर दिया जाए, हो सकता है कि उसके किसी खास हिस्से को रिपील किया जाए।
तो जो लगता है सरकार को कि उस कानून की जरूरत नहीं है या उस हिस्से की जरूरत नहीं है या फिर कोई दूसरे कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ये उनके अगेंस्ट में जाता है, तो उस हिस्से को भी हम लोग रिपील कर सकते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे कानून को ही रिपील किया जाए। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, कैसे रिपील किया जाता है। देखिए, कानून को उसी प्रोसेस के थ्रू रिपील किया जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि ऑर्डिनेंस के थ्रू और लेजिस्लेशन के थ्रू। ऑर्डिनेंस तो आपको पता ही है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट के उससे वो सब एक कानून लेके आता है। ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस भी पूरी तरह से कानून ही होता है। और जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो पहले बिल लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों से पास होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो सारा प्रोसेस आपको पहले से पता ही है। तो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू किसी भी कानून को रिपील भी किया जा सकता है। जैसे अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है, उस ऑर्डिनेंस, देखिए, उस ऑर्डिनेंस को विद इन 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को पास करना पड़ता है। अगर 6 महीने निकल जाते हैं और उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पास नहीं किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ही जो है ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है। गेटिंग दिस पॉइंट। लेकिन अगर पार्लियामेंट अगर उसको अप्रूव नहीं करती है तो वो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है तो फिर वो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से रिवाइव हो जाता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये जो है यहां पे थोड़ा सा बताया गया है कि मतलब 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोबारा से पास कराना जरूरी है, अदरवाइज तो वो लैप्स हो जाता है। दूसरी चीज, जो देखिए 3 कानून लाए गए थे, अभी ये जो फार्म बिल लाए गए थे, तीनों कानून के लिए 3 अलग अलग से रिपील करने के लिए बिल लाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल कानून लाके भी तीनों बिल को यहां पे रिपील किया जा सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब कैसे रिपील किया जाएगा? पार्लियामेंट के अंदर सेशन, अभी जो विंटर सेशन होने वाला है सर्दियों में, यहां पे पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो बिल को पास किया जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको मंजूरी देंगे और फिर उसको रिपील किया जाएगा। ठीक है, सिंगल लेजिस्लेशन के द्वारा उसको किया जा सकता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जनरली जो रिपील करने के लिए जो कानून लाया जाता है उसे कहा जाता है रिपील एंड अमेंडमेंट। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। मतलब 2 तरीके से रिपील किया जा सकता है, या तो ऑर्डिनेंस के थ्रू या फिर लेजिस्लेशन के थ्रू। क्योंकि ये बिल शुरू में ऑर्डिनेंस के थ्रू आए थे, बाद में इसको बिल पास किया गया था। अभी जब इनको रिपील करेंगे तो विंटर सेशन में पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया जाएगा इनको रिपील करने के लिए। लोकसभा राज्यसभा दोनों से उसको पास किया जाएगा, प्रेसिडेंट बाद में इसको मंजूरी देंगे, उसके बाद ये बिल पूरी तरह से रिपील खत्म हो जाएगा, नल्लीफाई हो जाएगा, मतलब उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये तीनों बिल कौन कौन से हैं इसके बारे में पहले हम लोग खूब सारी वीडियो बना चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। पहला बिल था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड द फैसिलिटेट एक्ट 2020। इसने क्या किया था, जो एपीएमसी जो मंडी सिस्टम था हमारा, उसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए थे। दूसरा जो एक्ट था वो था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन। ये बिल जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है। तीसरा था वो था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020, जो कि कुछ कुछ एसेंशियल कमोडिटी होते हैं जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड एटसेट्रा एटसेट्रा, इनकी होर्डिंग की बात करता है, एसेंशियल कमोडिटी। ठीक है, तो ये 3 बिल थे, इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, इनके एनालिसिस भी हम लोग नहीं करने वाले हैं क्योंकि पास्ट में बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं। एक एक कानून को बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया था कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके विड्रॉ, इसके जो है नुकसान क्या क्या हैं, पूरा हम लोगों ने किया था, तो उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपको बता दिए कि कौन कौन से ये कानून थे। अब देखिए, इन कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इंडिया में बहुत समय से डिमांड की जा रही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स की। इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मंडी सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं और किसानों को वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता है बहुत सारी जगह पे। तो रिफॉर्म करने की डिमांड बहुत समय से चल रही है, लेकिन सरकार इसको पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। 2000 से ही, मतलब आज से समझ लीजिए 20 साल पहले, उस समय भी जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी यहाँ पे रिफॉर्म करने की बात की थी। और बाद में 2003 में सरकार एपीएमसी एक्ट, मतलब मॉडल एपीएमसी एक्ट लेके आई थी। देखिए, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पे अपनी मंडी सिस्टम के हिसाब से कानून बनाती है, सेंटर उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन सेंटर ने फिर भी एक मॉडल एपीएमसी एक्ट पास किया था। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये जो मॉडल एक्ट सेंटर ने बनाया है ना, स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो उसको इंप्लीमेंट कर सकती हैं, उनकी मर्जी होती है। कुछ स्टेट ने उसको पास किया था, कुछ स्टेट ने उसको पास नहीं किया था। अब समस्या ये होती है कि जब अब इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग एपीएमसी एक्ट हैं, बहुत सारे स्टेट में तो एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। तो सरकार चाहती थी कि पूरी कंट्री में एक एक यूनिफॉर्मिटी आए, जिसके लिए वो यहाँ पे ये बिल लेके आई थी।
हालांकि सिर्फ मतलब 2003 में तो ये उस समय पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एनडीए की, वो लेके आए थे। बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत सारे इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया बहुत जबरदस्त तरीके से। खैर, तो सरकार ने अभी क्या किया, ताकि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी आए, एक तरह का कानून बने, इसलिए सरकार जो है इन कानून को यहाँ पे लेके आई थी। लेकिन बाद में बैकलैश हो गया, वो एक अलग मैटर है। ठीक है। इन पॉलिटिकल टर्म्स व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द 3 लॉज? देखिए, कल मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि हम लोग इन कानून को रिपील करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले क्या स्टेटस था? आपको मैं बता दूं कि ये जो तीनों कानून थे ना, वो 221 दिनों के लिए फोर्स में रहे। जून 5 2020 से लेके जनवरी 12 2021 तक 221 दिनों तक इंप्लीमेंट रहे। लेकिन 12 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब अभी वो इंप्लीमेंटेशन में नहीं थे 12 जनवरी के बाद में। सरकार ने जो पुराने जो हमारे कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसका ही हम लोगों ने अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, तो नए कानून का बिल्कुल पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे थे। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस लोग उठा रहे हैं कि जब ये पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा रखा है, तो मोदी जी के कहने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इसको वैसे भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ लोग बोल रहे हैं। तो दूसरे इंडिया में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, क्या उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है इसका? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है या किसान है, उनके दबाव में आके सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया। देखिए, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में आने वाले प्रोटेस्ट का क्या, या ऑलरेडी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे कुछ कानून के अगेंस्ट में, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वायरस से पहले बहुत बड़े लेवल पे इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे। सरकार ने क्या किया था? सरकार ने इसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि अभी तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करने की गाइडलाइंस सरकार ने नहीं दी हैं। इसका मतलब सरकार ने इसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया है। इससे पहले 2015 में सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आई थी, उसको भी प्रोटेस्ट के जब प्रेशर पड़ा सरकार के ऊपर, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और अभी तीनों फार्म लॉ, तो मतलब ये 3 कानून ऐसे हैं जिसके ऊपर सरकार को थोड़ा मतलब पीछे हटना पड़ा है, और सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। इससे कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पे कमजोरी नजर आती है। खैर, वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दे में हम लोग यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। तो सीए का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार इस तरह की चीजें करने लगती है, तो आने वाले फ्यूचर में भी लोग इसी तरह की चीजों को यहाँ पे करने लगेंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे, ये समझ के कि सरकार इसको पीछे ले लेगी। तो थोड़ा सा सरकार यहाँ पे बैकफुट पे है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कंसल्टेशन की। जब फार्म बिल 200 जब पास किए गए थे, तो बहुत सारे किसान ग्रुप जो हैं या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना था कि जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया, तो किसानों से पूरी तरह से कंसल्टेशन नहीं किया गया, यानी कि जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन ना हो, इसके लिए सरकार अगर फ्यूचर में कोई स्पेशली एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अगर कोई रिफॉर्म लेके आना चाहती है, तो उसको वाइडर कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर को इंक्लूड करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह के कानून को पास किया जाए, तो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को एडवांस में पता हो कि क्या होने वाला है, क्योंकि उनसे ऑलरेडी कंसल्टेशन ली जा चुकी है। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है सरकार को कि आने वाले समय में आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इस बार बहुत सारे उन सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उनको पूरी तरह से कंसल्ट नहीं किया गया, या पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं थी। तो ये थोड़ी सी चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। तो आज के इस इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे हैंडल किए हैं। आप भी इसको पढ़ सकते हो अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग आपको जाननी है, लेकिन ज्यादातर इसमें ना पॉलिटिकल चीजें हैं जिसमें हम लोग नहीं जाएंगे। खैर, अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन में, जो बात करता है टाइम फॉर द क्लाइमेट टैक्स। क्लाइमेट टैक्स का मतलब दोस्तों पता क्या है? देखिए, अभी COP26 हुआ ग्लासगो में, जिसमें इंडिया ने डिमांड की कि जो अमीर कंट्री हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जैसी डेवलपिंग कंट्री इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए अगर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना है, तो रिच कंट्रीज को पहले लेना पड़ेगा, हमें बाद में लेना पड़ेगा। इंडिया ने यह भी डिमांड किया कि रिच कंट्री इंडिया को फाइनेंशियली और टेक्निकली हेल्प करें, ताकि हम लोग सिचुएशन को इंप्रूव कर सकें और अपने इंडिया में हम लोग कुछ ना कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। अब ये आर्गुमेंट था वहां पे इंडिया का, चाइना का, या दूसरी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ये हो गया। लेकिन विद इन इंडिया क्या? विद इन इंडिया
जैसे दुनिया में रिच कंट्री ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, इसी तरह से विद इन इंडिया जो रिच लोग हैं वो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब देखिए यहां पे कुछ फैक्ट आपको बताने बहुत जरूरी हैं और ये फैक्ट आपके एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 2018 में एक ऑक्सफैम रिपोर्ट आया था जिसने कहा था कि इंडिया के जो 10% सबसे रिचेस्ट लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, वो इंडिया का 77.4% वेल्थ उनके पास है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मैं इसको मोर और लेस 78% मान के चलूं, आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का 78% दौलत, वेल्थ सिर्फ 10% लोगों के पास है और बाकी बचा हुआ 22% 90% लोगों के पास है। तो कितनी ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी है। इंडिया में 1% पॉपुलेशन, 58% वेल्थ उनके पास है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कितनी बड़ी बात है। अगर आप मान के चलिए इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 100 है तो एक इंसान के पास 58% दौलत है। और ये जो मान रहे हो ना, 26% इंडिया की जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 953 फैमिली के पास है। अब आप ये समझ लीजिए कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इंडिया को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? गरीबों से तो पैसा आएगा नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो अमीर लोग हैं इनसे हम लोग पैसा ले सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, अगर इन 953 लोगों के ऊपर अगर हम लोग 4% भी टैक्स लगा दें, जो इंडिया का 1% जीडीपी होता है, मतलब इंडिया का 1% जीडीपी इन लोगों के ऊपर 4% टैक्स लगाने से कलेक्ट किया जा सकता है। और उस पैसे के जो हम लोग कलेक्ट करेंगे तो उसको डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं, गरीब आदमी को इंसेंटिव दे सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। मतलब आउट ऑफ इंडिया तो सॉल्यूशन आपको ढूंढना ही है, विद इन इंडिया हम लोग कैसे पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो इस एडिटोरियल के अंदर यही आर्गुमेंट दिया गया है कि जो सबसे अमीर लोग हैं आप उनके ऊपर टैक्स लगाइए। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, पहले अमीर आदमियों के ऊपर वेल्थ टैक्स लगाया जाता था। सरकार ने क्या किया, उस वेल्थ टैक्स को कैंसिल कर दिया और वेल्थ टैक्स की बजाय सरकार ने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि जो अमीर लोग हैं जिनकी जो एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, उनके ऊपर सरकार 2% एक्स्ट्रा इनकम टैक्स लेगा। तो सुनने में तो ठीक ठाक लगता है कि भैया जो जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे। लेकिन उसके उलट सरकार ने क्या किया, जो कॉर्पोरेट टैक्स था, जो कि बिजनेसमैन लोगों के ऊपर लगाया जाता है, उनके ऊपर पहले टैक्स लगाया जाता था 30% और वो अभी कर दिया गया 22%। मतलब एक जगह पे आपने 2% इंक्रीज किया, दूसरी जगह पे आपने 8% डिक्रीज कर दिया। इसका मतलब ओवरऑल जो रिच लोग हैं उनकी फेवर में ही ये रिफॉर्म किया गया है। 2019-2020 के बजट में जिन लोगों की इनकम 2 लाख या 2.5 लाख के बीच में है उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। इवन 5 लाख वालों के पास भी नहीं है। कहने को 5% है लेकिन इसको भी रिबेट दे दिया गया है। तो ये जो टैक्स के रेट कम किए गए हैं सरकार ने, जो मिडिल इनकम लोग हैं, इसकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर सरकार ये नहीं करती तो उस पैसे को हम लोग क्लाइमेट चेंज की बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते थे। एक चीज यहां पे है, तो प्रेजेंटली जो सरकार की जो पॉलिसी है बेसिकली वो प्रो रिच है रादर देन प्रो पुअर। अब यहां पे एक चीज और देखिए, अब सरकार को पैसे का नुकसान तो हुआ, डेफिनेटली हुआ। इसको कंपनसेट करने के लिए सरकार ने क्या किया, इसको कंपनसेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया। अब यहां पे समझने की बात है, भैया इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पुअर को भी इंपैक्ट करते हैं। इनकम टैक्स या जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो तो सिर्फ अमीरों के ऊपर लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो गरीबों के ऊपर भी लगाए जाते हैं। इसका मतलब सरकार को यहां पे जो पैसे की कमी हुई उसको गरीबों से लिया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सभी को देने पड़ते हैं ना। ये थोड़ी सी जो पॉलिसी है यहाँ पे गवर्नमेंट की वो बहुत ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ है। अब इसका एग्जांपल, जैसे आप इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दो, जैसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, ये तो सभी के ऊपर लगाया जाता है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर आदमी परेशान है, पुअर भी, मिडिल भी। रिच तो परेशान नहीं है क्योंकि उसके पास तो खूब पैसा है, वो तो आराम से, उसको कोई पेट्रोल की कीमत का फर्क थोड़ी पड़ता है, हम लोगों को फर्क पड़ता है। तो अब यहां पे सरकार की पॉलिसी देखिए, एक तरफ सरकार ने इनकम टैक्स को अमीर लोगों के ऊपर 2% बढ़ाया, उसी तरफ जो है कॉर्पोरेट टैक्स को 8% कम कर दिया। ओवरऑल जो सरकार की इस समय टैक्सेशन पॉलिसी है वो प्रो रिच है, प्रो पुअर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस एडिटोरियल में यही बताया गया है, अगर आप जो रिच लोग हैं सबसे ज्यादा, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग हैं, इनके ऊपर अगर आप
अगर 4% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो गए तो इंडिया की क्लाइमेट की जो फंडिंग वाली प्रॉब्लम है वो काफी हद तक दूर हो सकती है। यही इस एडिटोरियल में बताया गया है। खैर, आगे आज की जो लास्ट है वो है एनजीओ है एक प्रथम, जिसको अभी इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला गया है। इसे 1986 में सबसे पहली बार दिया गया था। 2019 में जो है सर डेविड एटनबर्ग को इसको दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी एक्चुअली, बीबीसी में काम करते हैं, नेचर हिस्टोरियन हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। 2021 में किसको दिया गया? प्रथम को दिया गया। प्रथम को 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, उसके बारे में काम करता है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में यूपीएससी में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्या होता है ना, 2.5 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है और एक साइटेशन यानी कि वो ताम्रपत्र टाइप का इसमें दिया जाता है। ठीक है, किसी को भी दिया जा सकता है, इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। हर साल दिया जाता है, मतलब ऐसे 2-4 साल में नहीं, हर साल इसको दिया जाता है। जनरली जो पीस के लिए काम करते हैं, जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी है, अगर वो पीसफुलनेस के लिए यूज होती है तो इस तरह की चीजों के लिए इसको किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत लोगों को पहले दिया जा चुका है। स्वामीनाथन को दिया जा चुका है, कोफी अन्नान को दिया जा चुका है, रिचर्ड निक्सन को दिया जा चुका है, बहुत सारे लोगों को पहले भी ये प्राइज दिया जा चुका है। तो 2021 में प्रथम को ये मिल गया है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ठीक ठाक लगा। बहुत ज्यादा आज इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ न्यूज ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक्सप्लेन सेक्शन और एडिटोरियल आज इंपॉर्टेंट थे, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से कवर किया है। ये डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप हमें मैसेज करिए, हम आपको लिंक भेज देंगे। और टेलीग्राम तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आज की जो डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।